मेरी आवाज आ रही है? कोई बच्चा बता दे मेरे बच्चों, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? चलें चलें, थैंक यू ठीक हो गया। ले बेटा, जैसे कि आप जानते हो हमने चैप्टर नंबर 3 शुरू कर रखा है और आज इंशाल्लाह ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। आज हमने चैप्टर नंबर 3 को खत्म करना है और चैप्टर नंबर 3 के अंदर अभी तक हमने क्या डिस्कशन की है, जो कल की खासतौर पे डिस्कशन थी उसको हम जरा थोड़ा सा रिवाइज कर लें। हमने अभी ये डिस्कस किया है कि देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाती है स्ट्रेटेजीज बनाती है। उस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए मेरे बच्चे उसको कुछ रिलेशनशिप्स को भी मेंटेन रखना पड़ता है और ये रिलेशनशिप इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। तो इन्हीं इंटरनल और एक्सटर्नल रिलेशनशिप का हमने बेटा जिक्र किया था और जो इंटरनल रिलेशनशिप थे हमने उनको दो तरह से देखा था, सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। अगर सेंट्रलाइजेशन आपको याद हो, हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली एक बंदा अपने पास या जो टॉप मैनेजमेंट है, अगर ये हायरार्की वाली मैनेजमेंट है, अगर कोई फंक्शनल स्ट्रक्चर बना रखा है आपने, तो उसमें टॉप मैनेजमेंट कह लो, अगर ये सोल प्रोप्राइटर हो, एंटरप्रेन्योर हो, उसमें जो भी उसका मालिक है, ये सारी की सारी डिसीजन मेकिंग अपने पास रिटेन करके रखते हैं। जब ये अपने पास रिटेन करके अगर रख रहे होंगे, हो सकता है इन्होंने भी डेलीगेट कर रखी हो, लेकिन अगर इन्होंने सारी डिसीजन मेकिंग अपने पास रखी है, रिटेन करके सारे फैसले खुद करते हैं, अपने से सबऑर्डिनेट को फैसला करने की इजाजत नहीं है, तो हमने कहा था ये सेंट्रलाइजेशन होती है। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है कि मान लो कि जब जो सबऑर्डिनेट है उनको भी फैसला करने की आप पावर डेलीगेट करते हो, वो डिसेंट्रलाइजेशन है। उसके बाद मेरे बच्चे हमने कुछ एडवांटेजेस डिस्कस किए थे कि जो सेंट्रलाइजेशन है उसके फायदे भी हैं और जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसके भी कुछ फायदे हमने डिस्कस किए थे। ये सारी तो जस्ट एक जनरल बता रहा हूं आपको। और एक्सटर्नल रिलेशनशिप के अंदर कल अगर आपको याद हमने ये डिस्कस किया था कि एक तो आउटसोर्सिंग था, एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन था, यानी कि एक्सटर्नल रिलेशनशिप किस तरह के आप रख सकते हो इस कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से है। वैसे तो बड़े सारे स्टेक होल्डर होते हैं, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन के लिहाज से हम देख रहे थे कि अगर आप एक्सटर्नल रिलेशनशिप को देखो तो यहाँ पे दो तरह से दिखाया जा रहा है, एक आउटसोर्सिंग और एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। आउटसोर्सिंग में हमने किया था कि मान लो बेटा कुछ आप देख सकते हो कि आप कुछ मेन काम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिनको हम कोर एक्टिविटीज कह सकते हैं और कुछ नॉन कोर एक्टिविटीज होती हैं। आप ऐसा कर लो, जो कोर एक्टिविटीज हैं आप चाहो तो इनके ऊपर खुद फोकस करो, हैं इनके ऊपर ध्यान दो पूरे का पूरा, और जो नॉन कोर एक्टिविटीज हैं वो आप बाहर से करवा लो। जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपना कुछ काम खुद कर ले और कुछ बाहर से करवा रही हो, जो बाहर से करवा रही है, इसको हमने नाम दिया था आउटसोर्सिंग का। और अगर आपको याद हो हमने ये डिस्कस किया था, जब आप आउटसोर्सिंग कर रहे हो तो इसके कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। और अगर हम देखें कि कौन कौन सी एक्टिविटीज आउटसोर्स की जा सकती हैं, तो इसको भी हमने डिस्कस किया था कि मान लो जो यहाँ पे अगर आप एक सीए का कॉलेज बना के बैठे हो, आपका मेन फोकस सीए के ऊपर होना चाहिए, उसके कोर्स की डेवलपमेंट के ऊपर होना चाहिए। बाकी जो नॉन कोर एक्टिविटीज हैं, यहाँ पे जो सफाई सुथराई का मामला है, जो सिक्योरिटी का मामला है, जो अकाउंट्स का मामला है, जो आईटी के मामला हैं, आप इनको आउटसोर्स भी कर सकते हो। इसी और साथ हमने डिस्कस किया था मेरा, जो आउटसोर्सिंग करते हो, ये आउटसोर्सिंग किसी और इंसान को कर रहे हो या किसी और ऑर्गेनाइजेशन को कर रहे हो। ये काम जो बाहर से करवा रहे हो किसी बंदे से करवा रहे हो या ऑर्गेनाइजेशन से। अब जब आउटसोर्सिंग करते हो इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। जब हमने फायदों की बात की थी, हमने ये डिस्कस किया था, देखो ना, अगर आपने ये नॉन कोर एक्टिविटीज किसी और को दे दी तो यहां से जो टाइम बचेगा मजीद आप कोर एक्टिविटीज के ऊपर लगा रहे होंगे। और जिनको आपने आउटसोर्स किया है समटाइम वो स्पेशलिस्ट होते हैं, उस काम के एक्सपर्ट होते हैं, और आपके पास उस तरह की स्किल्स नहीं होती, तो आपको बाहर से वो स्किल वाले लोग मिल जाते हैं, उनसे वो काम करवा लेते हो, आपका टाइम बच रहा होता है, कॉस्ट भी सेव हो रही होती है। अगर इसके नुकसानात की बात करें, हमने ये डिस्कस किया था कि जब आप काम बाहर से करवा रहे हो तो कहीं किसी हद तक आप उनके ऊपर डिपेंडेंट भी होंगे, उनके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। उन्होंने काम कर दिया ठीक, सही कर दिया ठीक, नहीं किया ठीक, आप अपने काम की जो खुद कर रहे होंगे उसकी मान लो कि सरदर्दी किसी और तरीके से ले रहे होंगे, हैं उसकी अहमियत आपके नजदीक कुछ और होगी। तो बाहर से करवा रहे हो, डेफिनेटली वो किसी और का काम कर रहे होंगे, उनके खुद का काम थोड़ी है, तो उनकी अहमियत कुछ और हो सकती है। दूसरे नंबर पे आप कहीं ना कहीं उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते थे कि वो अगर वो अवेलेबल है, काम कर रहे हैं, ठीक नहीं अवेलेबल तो आपको अपना काम रोकना पड़ रहा था। जैसे हमने डिस्कस किया था, अगर आपने सॉफ्टवेयर बनवा लिया किसी बाहर से किसी बंदे से, तो वो सॉफ्टवेयर बेटा उसने जब बनाया होगा तो आपकी कंपनी में लगा दिया सॉफ्टवेयर, इंस्टॉल कर दिया, अब उसमें कोई मसला आ रहा होगा, आप हमेशा उससे राब्ता कर रहे होंगे। अगर नहीं राब्ता हो पा रहा तो आप अपना काम बंद करके बैठे होंगे। उसके बाद जो सोर्स कोड उसने बनाया होगा उसके बाद वो भी उसी के पास होता है मोस्टली। ये इस तरह उसके कुछ नुकसान भी हमने डिस्कस किए। और फिर हमने डिस्कस किया था मेरे बच्चे, अगर आपको याद हो कि वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। आउटसोर्सिंग के अंदर तो हमने ये डिस्कस किया था कि कुछ काम आपने खुद कर लिया, कुछ खुद करने के बजाय आपने बाहर से कर लिया। लेकिन मेरे बच्चे कुछ ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो अपना काम खुद कुछ भी नहीं करती, बल्कि सब कुछ ही बाहर से करवा लेती हैं।
जब आप सब कुछ ही आउटसोर्स करके बैठे हो, सारी की सारी एक्टिविटीज आप बाहर से करवा रहे हो, ये मान लो कि ये एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बन गई। जब आप कुछ खुद कर ही नहीं रहे तो आपको क्या कोई फैक्ट्री लगाने की जरूरत है, कुछ ऑपरेशंस करने की जरूरत है? नहीं भैया। अगर आप बाहर से ही करवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको इंटरनली इतना ध्यान रखना है कि आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे होने चाहिए, आप अच्छा नेटवर्क होना चाहिए, आपके आईटी सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ताकि आपके बाहर के लोगों के साथ कम्युनिकेशन बना के रख सकते हो। तो ये हम वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कह रहे थे, जहां पे आपको खुद को फिजिकल एग्जिस्टेंस की जरूरत नहीं होती, फिजिकल ऑपरेशंस को ऑपरेट करने की जरूरत नहीं होती, उनको लगाने की, फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं, आप सारा कुछ बाहर से करवा रहे हो और जस्ट उन चीजों को मैनेज कर रहे हो। तो इस तरह भी हो सकता था, और ये हमने डिस्कस किया था। आजकल तो हमारी जिंदगी वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन से भरी पड़ी है, जहां पे उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस उस तरह आपको नजर नहीं आ रही होती, लेकिन उनके ऑपरेशंस आपको हर तरफ नजर आ रहे होते हैं। जिस तरह हमने जिक्र किया था, ये उबर है, ये क्रीम है, ये ऑनलाइन जो आप चीजें खरीद रहे हो, स्टोर से खरीद रहे हो, चाहे वो दराज वाले हो, चाहे अलीबाबा वाले हो, हैं चाहे अमेजोन वाले हो, तो ये सारे आप देख ही रहे हो। बेटा उसके बाद अगर आपको याद, हमने डिस्कस करना शुरू किया था थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखो ये है ही चैप्टर सारे का सारा स्ट्रक्चर्स का। पहले हमने वो ऑर्गेनाइजेशन के 4 स्ट्रक्चर डिस्कस किए थे कि जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन शुरू में होती है तो आप एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर लेके चलते हो, जब ये थोड़ी सी ग्रो कर ली तो आप उसको फंक्शनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लो, जब उससे मजीद ग्रो कर लो, मान लो कि डिफरेंट प्रोडक्ट लेनी शुरू कर दी, डिफरेंट इलाकों में जाना शुरू कर दिया, कस्टमर के लिहाज से देख सकते हो, तो आप डिवीजनल स्ट्रक्चर बना लो, हैं उसके मजीद अगर ग्रो कर ले हो, कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है मामला, आप मैट्रिक स्ट्रक्चर को लेकर चल सकते हो। तो ये हमने एक तरीका का डिस्कस किया था, और हम कह रहे थे फलानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये स्ट्रक्चर सूटेबल है, फलानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सूटेबल है, फलानी के लिए ये। अब हम बात करने लगे कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये कहते हैं कि ये आप कैसे कह सकते हो कि फलानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फलाना स्ट्रक्चर सूटेबल है, ये आप कैसे कह रहे हो? कहते ऐसी बात नहीं होती कि फलानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फलाना ही स्ट्रक्चर सूटेबल है। ये डिपेंड करेगा सर्कमस्टांसेस के ऊपर, ये डिपेंड करेगा उसके एनवायरमेंट के अंदर, एनवायरमेंट के ऊपर कि इस ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह का स्ट्रक्चर सूटेबल है। तो कंटीजेंसी थ्योरी कहती है कि हम पक्का पहले ही दिमाग में बना के नहीं रख सकते कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसको ये स्ट्रक्चर चाहिए होगा। पहले आपको सर्कमस्टांसेस देखने पड़ेंगे, हालात देखने पड़ेंगे, जिस तरह के हालात हो उस तरह का स्ट्रक्चर अडॉप्ट करने को कहते हैं कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और आपने हालात देखने हैं, आप देख रहे होंगे, पहले देखो आपको, आप हालात के मुताबिक स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करो। क्या देख रहे होंगे? आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन किस तरह के हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसके बाद इन्वायरमेंट को देखो, है इन्वायरमेंट किस तरह का है, रैपिडली चेंज हो रहा है या मान लो उसमें ग्रेजुअल ग्रोथ हो रही है, चल क्या रहा है, उसके मुताबिक आप स्ट्रक्चर अडॉप्ट करोगे, ना कि एक पेट जो जिसने कह दिया वही अडॉप्ट कर लो। है आप किसी जगह के ऊपर कारोबार करने जा रहे हो, मैं फलाने इलाके में जाके कारोबार कर रहा हूँ, अच्छा फलाने इलाके में जाके इस तरह करता ने काम करना है, अब वो यहाँ पे बैठ के उस इलाके की बात बता रहा हो, जाके आप वहीं वहां पे वैसा ही काम कर लो तो नुकसान होगा। वहां पे जाके पहले हालात देखो, वहां पे जिस तरह के सर्कमस्टांसेस हो, जिस तरह के हालात हो, उस तरह का आपने स्ट्रक्चर वहां पे अडॉप्ट करना है। लो बेटा, अब हमने ये डिस्कस किए थे कि बेनिफिट्स ऑफ अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर क्या होते हैं। ये हमने डिस्कस किया था कि अगर आप एक अच्छा स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लेते हो, उसके आपको कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। ये क्वेश्चन आपने कहा था, ये उसका आंसर पड़ा हुआ, मान लो ये उसका क्वेश्चन है कि अगर आपने कोई मान लो कि इनएफिशिएंट स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर लिया, डेफिशिएंट स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर लिया, उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, तो इसको हमने डिस्कस किया था। फिर वही बात कि यहाँ पे क्वेश्चन, ये आंसर। और आज हमने डिस्कस करना था मेरे बच्चे बर्न्स एंड स्टाकर की मैकेनिस्टिक एंड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। ले बेटा, बर्न्स एंड स्टाकर की मैकेनिस्टिक एंड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि भाई हमने चैप्टर नंबर 1 भी डिस्कस कर रखा है किसी हद तक, है उसमें मोस्टली बच्चों को पता है। जिसको नहीं पता, इंशाल्लाह हमने वो पढ़ना है, और वहां पे जाके मैं यहाँ पे दोबारा आपको इस चीज को रिलेट करा दूंगा। लेकिन आज मैं उसको थोड़ा सा रिलेट कराऊंगा, मैं बताऊंगा कि वहां पे हमने ये पढ़ा था। देखो जो पोस्ट वाले हमने तो वो पढ़ना ही पढ़ना है सारे का सारा, नो डाउट, लेकिन मैं जस्ट जिन्होंने पहले पढ़ा है ताकि उनको जरा थोड़ी सी आसानी हो जाए। देखो मेरे बच्चे, बर्न्स एंड स्टाकर ने कहा कि देखो भैया, हम आपको दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर बनाते हैं, दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर बताते हैं, एक है मैकेनिस्टिक, एक है ऑर्गेनिक। अगर हम मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर को कहें, इसकी हम बात करना चाहें, हम इसको कह सकते हैं जिस तरह हमने विलियम ऑची की थ्योरी के अंदर हमने अमेरिकन स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया था, ये उसी तरह के फीचर हैं मैकेनिस्टिक के अंदर। या अभी हमने, अगर आपको याद हो, इसी चैप्टर के अंदर हमने टॉल नैरो को डिस्कस किया था, ये उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये वही फीचर्स। या चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने ब्यूरोक्रेसी का जिक्र किया था, ये वही बात कर रहा है, ये याद रखिएगा। जब इसको पढ़ रहे होंगे यही बातें यहां पे हमने पढ़नी है। मैकेनिस्टिक क्या है? मशीन से निकला हुआ लफ्ज, मान लो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो मशीन की तरह काम कर रही हो,
और मशीन की तरह काम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती थी, हमने ये पढ़ा था कि मान लो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो रूल्स एंड रेगुलेशन में जकड़ी हुई होती है, वहां के जो लोग हैं वो मान लो इंसान कहां पे रह जाते हैं, वो मशीनों की तरह काम कर रहे होते हैं। उनको पता है कि हमने ये काम, हमें ये रूल बता रहे हैं, इस तरह करना है, वो उसी तरह कर रहे होते हैं। उनके जज्बात, उनके मामला साइड के ऊपर। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो मशीन की तरह काम कर रही हो, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में जकड़ी हुई हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस के मातहत होते हुए काम कर रही हो, उनको हम कह रहे होते हैं ये मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और इसका बरक्स क्या है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चलती है, जो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चलती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं देखती, रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं देखती, बल्कि एनवायरनमेंट को देखती है, हालात को देखती है, जो हालात के मुताबिक बनी हो, हालात के मुताबिक चल रही हो, हालात के मुताबिक अपने आप को लेकर चल रही हो, उसको कहते हैं ये ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है। और मैं वैसे बच्चों को बता रहा था, क्योंकि मोस्टली बच्चे आप लोगों के सोशल मीडिया के ऊपर भी होते हैं, मैं बच्चों को बता रहा था पहली क्लास के अंदर, अगर आपका किसी में से किसी का पेज है, अगर वो देखेगा अपनी कोई पोस्ट देखेगा पेज के ऊपर या किसी ने बनाया हो, आप उससे पूछेगा यार अपना पेज तो ओपन कर, जो एडमिन हो, तो एडमिन को नजर आ रहा होता है कि ये जो पोस्ट लगाई है उसने पेज के ऊपर, तस्वीर लगाई है, कुछ भी बात लिखी है, इसके ऊपर जो रीच दिखा रहा होता है, कितने लोगों ने इसको देखा है। एक दिखा रहा होता है पेड, अगर उसने पेड किया, उसको मान लो प्रमोट किया था उसने, और एक दिखा रहा होता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या है और पेड क्या है? वो जो पैसा लगा के लोगों को दिखाया है, पैसा लगा के हमने लोगों तक बात पहुंचाई। एक वो जो उस पोस्ट के लगने से ऑटोमेटिकली खुद ब खुद लोगों तक जो वो लोगों ने देखी हो, बजाय कि हम पैसा लगा के लोगों को दिखाया, लोगों ने खुद ब खुद सिर्फ उस पेज के तवस्सुल से वो चीज को देखा हो, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक है, जो उसकी अपनी वजह से जो रीच मिली है, जो खुद ब खुद लोगों ने देखा है। ये ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसी होंगी जो खुद ब खुद चल रही होंगी, थोड़ा सा ऑटोमेटिक लिहाज से, जिस तरह का एनवायरनमेंट उस लिहाज से चल रही होगी। अब बेटा मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर की हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, और याद रखो हमने मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर को कहा है, इसको आप ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर कह सकते हो, इसको विलियम ऑची की अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, इसको आप टॉल नैरो स्ट्रक्चर कह सकते हो। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहां पे डिस्कस की थी, देखिएगा उसी तरह की यहां पे क्या है। रिजिड टास्क डेफिनेशन, हर बंदे को बताया हुआ कि भाई देखो कि भाई ये टास्क है, हर टास्क को हमने पूरी ऑर्गेनाइजेशन के काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर रखा है। भाई ये फलाना डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के अंदर ये फलाना काम है, ये फलाना डिपार्टमेंट, उसमें ये फलाना काम है, हर काम को हमने पहले से तय कर रखा है। और वर्टिकल कम्युनिकेशन, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वर्टिकल होती है, टॉप ऑर्डर ने कोई हुक्म देना है, नीचे दे दिया, आगे बात चलती जा रही है, इनको कोई मसला है, इनको अपने बॉस को, वो अपने बॉस को, इस तरह की कम्युनिकेशन वर्टिकल कम्युनिकेशन होती है। ये नहीं कि इस तरह कम्युनिकेशन हो रही है, इस तरह कम्युनिकेशन हो रही है, डायगोनल या हॉरिजॉन्टल, वो नहीं हो रही होती। अथॉरिटी बेस्ड इन्फ्लुएंस है, यहाँ पे जो बंदा आपको हुक्म दे रहा होगा ना, वो इस बेस पर हुक्म दे रहा होगा, देख मेरी बात मान, मैं तेरा बॉस हूं। अथॉरिटी बेस्ड, वो अपनी अथॉरिटी शो करके आपको ऑर्डर कर रहा है, चाहे उसमें काबिलियत है या नहीं, ये बात का मसला है, लेकिन अब वो आपका बॉस है, आपको हुक्म दे सकता है, अब आपको बात माननी पड़ेगी। कंट्रोल सेंट्रलाइज होता है मोस्टली, जो मान लो कि डिसीजन मेकिंग होती है वो टॉप मैनेजमेंट खुद के पास संभाल के रखता है, जैसा ब्यूरोक्रेसी में होता है। कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन है, आपने बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है, बड़ी कॉम्प्लेक्स डिपार्टमेंट्स बना के रखे हुए हैं। और जब आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कर दिया है, डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया, आगे मजीद डिवीजन ऑफ वर्क कर दी, मजीद टास्क वो डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पे आपको अगर इस तरह कर दिया है तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे हाई डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो ये मेरे बच्चे मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इसका उल्ट कर लो, वो है हमारा ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर जो खुदकार तरीके से चल रहा होगा, जो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चल रहा होगा। कहते हैं यहाँ पे टास्क की डेफिनेशन फ्लेक्सिबल है, ये नहीं कि पहले से तय करके रखा है ये बंदा ये काम इस तरह कर रहा होगा, नहीं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। लेटरल कम्युनिकेशन है, लेटरल कम्युनिकेशन क्या है? ऐसी कम्युनिकेशन जो खाली वर्टिकल नहीं होती बल्कि हॉरिजॉन्टल और डायगोनल सारी कम्युनिकेशन हो रही है। लो डिग्री ऑफ फॉर्मलाइजेशन है, यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होती, बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन नहीं हमने बना रखे, इनफॉर्मल तरीके से मोस्टली काम किया जा रहा है। एक्सपर्ट बेस्ड इन्फ्लुएंस होता है, वहां पे तो अथॉरिटी थी ना, चाहे नालायक इंसान को भी अथॉरिटी दे दो, वो आपका बॉस है, लेकिन यहाँ पे जिसकी बात माननी है उसके पास जो मान लो किस बेस पर माननी है, उसकी सलाहियत की बेस के ऊपर, उसकी एक्सपर्टाइज की बेस के ऊपर। यहाँ पे जो कंट्रोल है वो मोस्टली डिसेंट्रलाइज है, यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट सारे फैसला सादी अपने पास संभाल के नहीं रख करके बैठा हुआ, जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जिसको जो चीज सही लग रही हो वो भी कर सकता है।
सिंपल डिफरेंशिएशन है, बहुत रिजिड आपने वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं बनाया हुआ डिपार्टमेंट्स और टास्क को, इसलिए यहाँ पे जो डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन है वो मान लो चाहिए, क्योंकि पहले रल मिलके और मिलजुल के काम कर रहे हो आप। अब इसी चीज को उसने मजीद क्या कहा, अब देखो पेपर के अंदर वो पूछेगा, अगर वो डिफरेंस पूछता है, चाहे ऊपर वाली ही बातें जो हमने पढ़ के आई हैं, एक तरफ वो लिख दो उसमें मैकेनिस्टिक के अंदर और दूसरी तरफ ऑर्गेनाइज के अंदर वही बातें लिख दो, तब भी काम चल जाएगा। अगर वो कहता है कि मुझे मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक बताओ, जो ऊपर है वो भी लिख दो, चाहे ये लिख दो, कोई मसला नहीं, ऑलमोस्ट सेम बातें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी मान लो कि यहाँ पे जो डिफरेंशिएट कर रहा होगा इन दोनों को, ये कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस के ऊपर है। ऊपर वाली बातें जो ऊपर में कुछ कमी रह गई हो, यहां से ऐड कर दो, ज्यादा बातें लिख कर दे दो उसको। मान लो ये उन्हीं की आगे तवस्सल है, ये ऊपर वाली ही बातें दोबारा करेगा या कुछ यहां पे नई बातें कर रहा होगा। दोबारा बता रहा हूं, पेपर में अगर वो कहता है कैरेक्टरिस्टिक बताओ मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर की, ऑर्गेनाइजेशन की, ये वाली बातें भी लिख दो, ऊपर वाली जो मान लो कि इनमें जो ऊपर वाली में ना हो दोनों में, वो भी लिख दो। अगर वो डिफरेंस पूछता है तो ऊपर जो हम पढ़ के आए हैं अभी, उन्हीं को खाली इसी की बेस के ऊपर डिफरेंस, इस एक तरफ ये लिखो, एक तरफ ये वाला उसको कर दो, इस तरह भी डिफरेंस कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे, इस चीज को लेकर परेशान ना हो। लो बेटा, अब हम डिफरेंस को डिस्कस करने लगे हैं कि सर मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन और मान लो कि इसका दोनों का डिफरेंस क्या है, वो तो हमें पता चल भी गया है। एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, थोड़ा सा इनफॉर्मल माहौल में चल रही होती है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चल रही है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन में चल रही है, चाहे सिचुएशन जो मर्जी हो, इसने अपने कानून को नहीं छोड़ना, इसने रूल्स रेगुलेशंस को नहीं छोड़ना। कहता है कि यहाँ पे क्या है, अथॉरिटी इज डेलीगेटेड थ्रू ए हायरार्किकल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। यहाँ पे प्रॉपर हायरार्की बनी होती है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठा हुआ है, ये सीईओ बैठा हुआ है, ये उसका रीजनल मैनेजर है, डिवीजनल मैनेजर है, फलाना है, ये प्रॉपर इस तरह अथॉरिटी डेलीगेट की जा रही है इस हायरार्की के तहत। पावर ओवर डिसीजन मेकिंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए पर्सन्स पोजीशन इन द मैनेजमेंट हायरार्की। यहाँ पे पावर ओवर डिसीजन, जो फैसला करने की पावर है, वो उसकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगी, ना कि उसकी काबिलियत के ऊपर। और यहाँ पे क्या है, देयर इज अ नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे हायरार्किकल कंट्रोल नहीं, अगर यहाँ पे इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे बड़ा इस तरह की है, नेटवर्क बड़ा हुआ, आपस में लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज। यहाँ पे लोग जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन के ऊपर, वो अपनी पोजीशन की बेस के ऊपर नहीं करते, पोजीशन की बेस के ऊपर नहीं, बल्कि स्किल्स के ऊपर करते हैं। यहाँ पे ये ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रिक्टली रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रही हो। और ये क्या है, कंट्रोल इज कल्चरल, यानी कि इनकी तो रगों रगों में कंट्रोल है, इनके तो कल्चर का हिस्सा है। इनको बताने की जरूरत नहीं कि ये काम करने, ये नहीं करने, उनको पता है हमने क्या करना है क्या नहीं करना। तो यहाँ पे क्या है, कंट्रोल कल्चरल है। और हमने यही बातें हमने वहां पे विलियम ओची की थ्योरी में जापानीज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था, कि वहां पे उनको कंट्रोल लगाने की जरूरत नहीं, ना वो काम लेट, ना तो वो काम के ऊपर लेट आते हैं, ना ही मान लो कि जल्दी जाते हैं, वो ईमानदारी से काम करते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। उनको बताने की जरूरत नहीं ये रूल्स एंड रेगुलेशन, उनको वैसे ही पता ये काम गलत है ये सही है? वो किसी काम में कोई फुट्टा नहीं मार रहे होते। तो यही बात यहाँ पे कर रहे हैं, कहते हैं जो कंट्रोल है वो कल्चर का हिस्सा है, लिख कर देने की जरूरत नहीं। वो लोग आम काम ही प्रैक्टिस इस तरह कर रहे हैं, जिंदगी ऐसे गुजार रहे हैं, तो वो गलत नहीं कर रहे कुछ। कम्युनिकेशन इज वर्टिकल, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन वर्टिकल है, या तो इस तरह टॉप टू बॉटम या बॉटम टू अपवर्ड है। देयर इज मच हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जो ऊपर हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे डायगोनल कम्युनिकेशन भी होती है, हॉरिजॉन्टल भी होती है, वर्टिकल भी, हर तरह की कम्युनिकेशन है। यहाँ पे जॉब स्पेशलाइज्ड होती है। ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में हमने एक टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया होता है, यानी कि डिपार्टमेंट में डिवाइड किया, डिपार्टमेंट में मजीद हमने स्पेशलाइजेशन इंट्रोड्यूस करवाई होती है। जबकि यहाँ पे मामला ये नहीं, स्पेशलाइज वाला मामला नहीं। स्पेशली नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज आर शेयर्ड एंड कंट्रीब्यूट टू द कॉमन टास्क। यहाँ पे क्या चल रहा है, कहते हैं जॉब्स आर स्पेशलाइज्ड एंड इंडिविजुअल कंसंट्रेट ऑन देयर स्पेशलिस्ट एरिया। जब आपने यहाँ पे इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टास्क को डिवाइड किया होता है, हर बंदे को अपना अपना टास्क दिया होता है, उस बंदे ने अपना टास्क परफॉर्म करना है, बाकी ऑर्गेनाइजेशन भाड़ में जाए उसके लिए। तो कहता है ये क्या करता है, जॉब द स्पेशलाइज्ड एंड इंडिविजुअल कंसंट्रेट ऑन देयर स्पेशलिस्ट एरिया। जो उनको एरिया आपने दे रखा है उसके ऊपर उसमें फोकस करना है। डूइंग द जॉब इज द मेन प्रायोरिटी, उन्हें अपना काम करना है। जबकि यहाँ पे क्या है, स्पेशलिस्ट नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज आर शेयर्ड, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, जिसके पास कोई नॉलेज हो दूसरे के पास ना हो उससे शेयर कर, एंड कंट्रीब्यूट टू द कॉमन टास्क। जो ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है, सारे उसके लिए मेहनत कर रहे हैं कि हमने वो कंप्लीट करना है। उसमें हरगज ये नहीं कि मुझे तो जो जिम्मेदारी मिली थी वो तो मैंने काम कर लिया, ये सामने गलत हो रहा होता रहे, ये ऐसा नहीं। वो कहते ना ना यार क्या कर रहा है, ऐसे ना कर, ऐसे कर। हमारा जो मकसद कहीं ना कहीं हम मकसद में फेल हो रहे होंगे। यहाँ पे प्रिसाइज है जॉब डिस्क्रिप्शन, हर चीज तयशुदा है। यहाँ पे लेस प्रिसाइज है, पहले से तयशुदा नहीं है।
टास्क एंड ऑपरेशंस आर गवर्न्ड बाय इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम सुपीरियर। यहाँ पे मालिक जो भी टॉप पोजीशन के ऊपर हो, जो सीनियर है, वो बैठ के हुक्म दे रहा होता है। जबकि यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस। यहाँ पे ये नहीं होता कि हुक्म दिया जा रहा होता, नहीं, यहाँ पे जो बंदा आगे ये काम हमने करना है, अच्छा बताओ कैसे करें हम, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही होती है, एडवाइस ली जा रही होती है। ये नहीं कि चले ये मेरा सबऑर्डिनेट है, इनको मैंने सिर्फ हुक्म देना है, नहीं, कहते उनसे एडवाइस भी ली जाती है। और यही हमने सारा डिस्कस किया था वहां पे विलियम मोची की थ्योरी के अंदर भी, कि वहां पे जो और वो है जो जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे जो डिसीजन मेकिंग होती है वो कलेक्टिव होती है, मिलजुल कर डिसीजन मेकिंग होती है। तो यहाँ पर भी वही बात कर, खैर अब बेटा आपको जब ये इसके हमने बर्न्स एंड स्टाकर के दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर बता दिए कि भाई क्या हो सकता है, मैकेनिस्टिक भी हो सकता है और मैकेनिस्टिक भी हो सकता है और ऑर्गेनिक भी हो सकता है। अब दूसरी बात आ गई है कि सर ये कब मैकेनिस्टिक अडॉप्ट करना चाहिए, कब ऑर्गेनिक। फिर वो कह रहे हैं देखो आपको हालात देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये कंटिजेंसी थ्योरी है और कंटिजेंसी थ्योरी कहती ही ये है कि जो भी स्ट्रक्चर आपने अडॉप्ट करना हो हालात के मुताबिक अडॉप्ट करना है। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चे, हालात देखो। अगर तो मान लो कहता है कि आपका इन्वायरमेंट स्टेबल है, स्टेबल का मतलब वहां पे रैपिड चेंज नहीं आते, ग्रेजुअल ग्रोथ है, आहिस्ता आहिस्ता उसमें कोई चेंज आता है, तो मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर बेस्ट फिट है। लेकिन मान लो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट है वो वोलाटाइल किस्म का है, हर रोज नए नए चेंजेस आ रही हैं, हर रोज आपके लिए कोई नई थ्रेट, कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है, तो आपको हर वक्त रिस्पॉन्सिव बन के बैठना पड़ेगा, हर वक्त एक्टिव बन के बैठना पड़ेगा, लगातार आप इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे। तो इसके लिए ये हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे कम्युनिकेशन वर्टिकल हो रही होती है, जहां पे एक प्रॉपर तरीके से ही बात हो रही है, रूल्स एंड रेगुलेशन, वहां पे ये काम नहीं चलेगा, वहां पे इस तरह के इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन काम करेंगे। अब वो पेपर में क्या पूछेगा, मान लो एक तो सीधी सीधी वो पूछ सकता है कि बर्न्स एंड स्टाकर की जो मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता दो, ऑर्गेनिक की कैरेक्टरिस्टिक बता दो, या दोनों को डिफरेंशिएट कर दो, या दूसरी बात जो कहते हैं कि सर वो आता है लॉजिकल क्वेश्चन। अब उनकी हम बात करें, कहानी लिख देगा, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें इस तरह हायरार्किकल लेवल है, इस तरह वर्टिकल कम्युनिकेशन हो रही होती है, ये होता है वो होता है, ये लिख दिया सारा कुछ। आपसे पूछेगा बताओ ये किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है अकॉर्डिंग टू बर्न्स एंड स्टाकर। आप कहेंगे ये मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये मैकेनिस्टिक है। अगर पहले तो आइडेंटिफाई करो किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है और ये किस तरह की एनवायरनमेंट में सूटेबल होती है। आपको बताना पड़ेगा ये ऐसे एनवायरनमेंट में सूटेबल है जो स्टेबल है। ये कहां पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखी हुई है बात। वो कहते हैं ना रट्टा नहीं है, सारा लॉजिक ही है। अगर आपको यही नहीं पता कि बर्न्स एंड स्टाकर की किस तरह की दो ऑर्गेनाइजेशन है, मैकेनिस्टिक और ऑर्गेनिक, क्या ये कॉन्सेप्ट की बेस के ऊपर खाली दिमाग में रह जाएगा? नहीं, इन नामों को दोनों को आपने ऐसे ही याद रखना है। और मजीद ये कि मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह के एनवायरनमेंट में सूटेबल है, जो स्टेबल है, जहां पे जो चेंज है वो ग्रेजुअल आता है, आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जहां पे रैपिड चेंज आ रहा हो, हर रोज कुछ नया हो रहा है एनवायरनमेंट के अंदर, और आपको इंतहाई रिस्पॉन्सिव होना पड़े, फौरन रिस्पॉन्ड करना हो, तो वहां पे ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन आपके काम आएगी। बेटा आखिरी टॉपिक, मिन्सबर्ग के 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स, वही अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। मिन्सबर्ग भी बता रहा है, मैं आपको बताता हूँ ऑर्गेनाइजेशन ने किस तरह के माहौल को लेकर चलना है, किस तरह का स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना है। लेकिन उसने कहा कि देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो पांच बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बनी होती है। उसमें 5 ब्लॉक्स होते हैं, 5 ये कह लो कि 5 तरह के, उसमें हमने उसको हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन से? एक तो हमें पता है, वैसे भी 3 तो हमें वैसे ही पता है, हम पढ़ते पढ़ते थक गए हैं। टॉप मैनेजमेंट है, टेक्निकल मैनेजमेंट है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, ऐसे मेरे बच्चे। लेकिन यहां पे याद रखिएगा, यहां पे इसने इसके कुछ नाम रखे हैं, और जो इसने नाम रखे हैं आपने वही नाम दिमाग में रखने हैं। ये ना हो कि आप अपने नाम वहां पे यही लिख दो, स्ट्रेटेजिक है और उसके बाद मान लो कि ये मिडल मैन, ये टेक्निकल है, इस तरह नहीं। जो उसके नाम यूज करने हैं वही नाम हमने यहाँ पे यूज करने हैं। उसने क्या है, 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ऑर्गेनाइजेशन, 5 ब्लॉक से मिलकर बनी है। एक होता है टॉप, मिडल, ऑपरेशनल। नाम क्या है इसका? नाम रख दिया उसने स्ट्रेटेजिक अपेक्स, इसका नाम रख दिया उसने मिडल लाइन मैनेजमेंट, इसका नाम रख दिया उसने ऑपरेशनल कोर। ठीक हो गया? ये तो सर 3 हुए हैं, बाकी दो भी उसने साथ यहाँ पे रख दिए। कहता है एक होता है टेक्नोस्ट्रक्चर, और एक होता है हमारा सपोर्ट स्टाफ। इस तरह करके मेरे बच्चे उसने क्या कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। सर ये उसने क्यों बताया है? देखो बेटा, कहता है कि जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन को देखोगे ना, देखोगे उसको इन 5 हिस्सों में देखोगे। क्या ये 5 हिस्से हैं? देख लिया सर,
कहता है फिर आप इसमें ये देखो इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन सा है। सर यही होगा ना स्ट्रांग, ना 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 ना, कहता है ऐसा कैसे, ऐसा नहीं होता। आप इसी यही चीज आपकी क्लियर करनी है। ये नहीं होता कि जो टॉप मैनेजमेंट है हमेशा वो स्ट्रांग होते हैं ना मेरे बच्चे। सम टाइम बेटा ये टॉप ये स्ट्रांग होते हैं, सम टाइम ये स्ट्रांग है, कुछ जगहों के ऊपर ये, कुछ पे ये और कुछ पे ये। अच्छा सर ऐसी बात भी है, बिल्कुल ऐसी बात है। यही तो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है कि जब आपने ऑर्गेनाइजेशन को देखना है, उसको देखो ये 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स में उसको डिवाइड करो और देखो इनमें से सबसे ज्यादा डोमिनेंट कौन सा है, स्ट्रांग कौन सा है। और जब आपको पता चल गया ये फलाना डोमिनेंट है, ऑर्गेनाइजेशन उसके लिहाज से चलेगी, उसके लिहाज से अब आपका स्ट्रक्चर चल रहा होगा। अब इसको हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं, इसको एक एक करके डिस्कस कर लें। ये 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन कौन से हैं? स्ट्रेटेजिक अपेक्स, इसमें डेफिनेटली बेटा टॉप मैनेजमेंट आ रही होती है, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह के लोग आ रहे होते हैं। मिडिल लाइन मैनेजमेंट, देखो बेटा हमने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को देखा था है? उसके बाद हमने डिस्कस किया था डिवीजनल स्ट्रक्चर। जहां पे तो मान लो कि डिवीजनल स्ट्रक्चर हो आपका, हम देख रहे होंगे कि ये मिडिल लाइन मैनेजमेंट मान लो उस तरह के माहौल में बड़ी स्ट्रांग होती है। पहले वैसे देख लें, मिडिल मैनेजमेंट ये मैनेजर होते हैं, अगर डिवीजन्स हैं तो डिवीजन्स के हेड होते हैं। ऑपरेटिंग कोर, वो लोग जो एक्चुअली में ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं, एक्चुअली में ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं, जिनको आप मजदूर लोग कह सकते हो, जो एक्चुअली में काम ही कर रहे होते हैं। वैसे मजदूर का लफ्ज इस्तेमाल किया मैंने, जैसे अभी ये सीए का कोर्स ऑफर कर रही है, यहाँ पे एक्चुअली में जो सीए का कोर्स है उस पर कौन काम कर रहा है, कौन से मजदूर कर रहे हैं काम? ये टीचर। अगर हॉस्पिटल हो वहां पे एक्चुअली में मालिक कोई और है, मैनेजर कोई और है, लेकिन एक्चुअली में वहां पे काम कौन कर रहे हैं? वहां पे डॉक्टर्स, फॉर्म है वहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट, बात सुने कि नहीं? तो ये है ऑपरेटिंग बोर्ड जो एक्चुअली में काम में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद टेक्नो स्ट्रक्चर, वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मान लो कोई स्टैंडर्ड सेट करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे होते हैं साइड के ऊपर बैठकर, तो ये भी टेक्नो स्ट्रक्चर भी होता है। और सपोर्ट स्टाफ, ये हमारा मान लो कि जो सफाई सुथराई वाले हैं, जैसे अभी मैं आपको ये ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट स्टाफ है। सफाई सुथराई के अलावा के भी लोग हैं, हमारे आईटी के लोग हैं, हमारे कोऑर्डिनेशन के लोग हैं, हमारे टीए डिपार्टमेंट के लोग हैं। ये सारा कुछ अगर मान लो कि मैं तो मुझे तो आईटी का इतना आइडिया नहीं है, उन सब ने ये सपोर्ट किया है मुझे, तो मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूँ। मैं अगर ऑपरेटिंग कोर का बंदा हूँ, लेकिन इनके बगैर शायद मैं आपको पढ़ा ही ना पा रहा था प्रॉपर। तो ये लोग भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और हम कुछ जगहों पे देखेंगे ये भी डोमिनेट होते हैं, और वो भी अभी डिस्कस कर लेंगे। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से लोग हैं। स्ट्रेटेजिक अपेक्स कौन है? ऑपरेटिंग कोर, मिडिल लाइन, सपोर्ट स्टाफ, टेक्नो स्ट्रक्चर। अब बेटा हमने पढ़ना क्या है? मिनबर्ग आर्क दैट द ग्रुप दैट हैज द ग्रेट इन्फ्लुएंस, इन 5 में से जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, इन 5 में से जिसका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा, the way in which the entity is organized and the way that its processes and its relationship operate, जो स्ट्रांग होगा उसके लिहाज से, उसके मुताबिक ही इसके ऑपरेशन चलेंगे, इसके प्रोसेसेस मैनेज होंगे, इसके रिलेशनशिप बन रहे होंगे। कहता कि होता क्या, आप देख लेते हैं। कहता सम टाइम ये जो टॉप मैनेजमेंट है, ये मान लो कि ये स्ट्रांग होती है। जैसे अगर एंटरप्रेन्योर में वो मालिक बैठा हुआ है, वही मोस्टली स्ट्रांग होता है, उसी की तरह गिल्ड ऑर्गेनाइजेशन चल रही होती है। अगर फंक्शनल स्ट्रक्चर देखा हो, उसमें टॉप मैनेजमेंट सारी डिसीजन मेकिंग संभाल के बैठी होती है, मान लो ये स्ट्रांग है, तो इसको कहते हैं, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशन होती है। इस तरह की एंटरप्रेन्योरियल, जस्ट इसके लिहाज से मैं बात कर रहा हूं, एंटरप्रेन्योरियल टाइप का ये सिंपल स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद कहता है कि सम टाइम क्या है, ये मिडिल मैनेजमेंट भी स्ट्रांग होती है। अब ये मिडिल मैनेजमेंट सर ये कैसे स्ट्रांग हो सकती है? मान लो बेटा आपकी ये कंपनी है, आपकी कंपनी है, ये कंपनी ऑपरेट कर रही है पाकिस्तान के अंदर भी, दुबई के अंदर भी और बांग्लादेश के अंदर भी, और आपने हर कंट्री का हेड तो रखा होगा है? ये डिवीजन्स के हेड तो रखे होंगे ना मेरे बच्चे, सर रखे होंगे। अब आप हेड ऑफिस में बैठ के शायद पाकिस्तान के मामला को कंट्रोल नहीं कर सकते इतना, जितना ये कंट्री हेड का इन्फ्लुएंस होगा, आपका उतना इन्फ्लुएंस नहीं होगा। इसलिए मेरे बेटा जहां पे आप डिवीजनल स्ट्रक्चर लेके चल रहे हो, तो जो उस डिवीजन का सरबराह होता है वो डोमिनेट होता है। तो अगर ये मान लो कि ये डोमिनेट होगा, इसको हम पढ़ रहे होंगे, इनके हम कुछ नाम रख रहे होंगे। इसी तरह बेटा सम टाइम क्या है, ये लोग भी स्ट्रांग होते हैं जो ऑपरेटिंग कोर वाले हैं। सर ये कब होते हैं? जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये स्कूल कॉलेजेस हैं, वहां पे टीचर है ना जो एक्चुअली में काम कर रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को, ये स्ट्रांग होते हैं। किसी कॉलेज से ये जा रहे हो, पूरे का पूरे कॉलेज बंद हो रहे होते हैं। सीए के कॉलेजेस का तो हाल देख रहे हो आप, कुछ कॉलेजेस में इसलिए बच्चा जा रहा होता है कि वहां पे फलाना टीचर बैठा हुआ, अगर वो जा रहे होंगे वहां से बच्चे भी जा रहे होंगे, तो वहां पे कॉलेज की जो मैनेजमेंट है, जो मामला है, वो उस टीचर के कहने के ऊपर बड़ी हद तक चल रहे होंगे। और इसी तरह सम टाइम ये लोग भी स्ट्रांग होते हैं, टेक्नो स्ट्रक्चर वाले।
ये टेक्नो स्ट्रक्चर क्या है? जहाँ पे कुछ टेक्निकल लोग बैठे होते हैं जो मान लो कि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कुछ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर डिफाइन कर रहे होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ बना रहे होते हैं। जैसे मान लो पाकिस्तान का मामला है, और हमारे तो मामला प्रधानमंत्री ने भी यही कहा था कि भाई देखो, जब मैं गवर्नमेंट में आऊंगा तो मैंने कुछ टेक्नोक्रेट जो हैं उनके ऊपर मुश्तमिल कुछ मैंने कमेटीज बनानी है, हर शोबे के अंदर मैं टेक्निकल लोगों को लूंगा और वो मुझे गाइड कर रहे होंगे कि मैंने क्या करना है। लेकिन क्या पता था उसके बाद सारे नशेई लोग इसके इर्द गिर्द होंगे, वही उसको सारा गाइड कर रहे होंगे अनफॉर्चुनेटली। तो यहां पे क्या है, ये टेक्नो स्ट्रक्चर, ये जो टेक्नो स्ट्रक्चर है मेरे बच्चे, ये वो टेक्निकल लोग हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ना, हमने तो सिलेक्ट करके भेज दिया, लेक्ट करके भेज दिया इन लोगों को, जो मान लो कि माशाल्लाह जब आप इनके चेहरे देखते हो टीवी के ऊपर, आपको वो कोई फलाना चौधरी है, कोई फलाना है, कोई फलाना है तो अजीबोगरीब से चेहरे। आप खुद बनाओ, ये कोई कानून लिखने की तो बड़ी दूर की बात, क्या होगी देखकर उर्दू भी पढ़ सकते हैं प्रॉपर तरीके से? नहीं सर, क्या ये कानून बनाएंगे? ये स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर बताएंगे आपको है? और ये किसी उसका मान लो कि किसी उसका मिनिस्टर बना हुआ है, किसी चीज का मिनिस्टर बना हुआ है, ये कैसे लेकर चल रहे होंगे? नहीं मेरे बच्चे, इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट होती है टेक्नो स्ट्रक्चर्स की। अब जैसे आप कंपनीज एक्ट पढ़ते हो, कंपनी लॉ पढ़ रहे हो, क्या लग रहा है आपको इन लोगों ने बनाया है? वो पार्लियामेंट से अप्रूव हुआ है, इन लोगों ने बनाया था? वो नहीं, वो टेक्निकल लोग हैं, जैसे एसएससीपी टाइप के लोग हैं और आई कैप के जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग। तो ये टेक्निकल, ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो इनके ऊपर बड़ी डिपेंडेंट होती है। इसको भी हम डिस्कस कर रहे होंगे हैं, इसको हमने क्या कहना है, इसका क्या नाम देना है। और सम टाइम ये जो लोग हैं, जो हमारा सपोर्ट स्टाफ है, ये भी स्ट्रांग होता है। अच्छा, ये सपोर्ट स्टाफ से ज्यादा है, इसको जब आपने पढ़ना है ना, दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना। एक इंटरनल सपोर्ट स्टाफ, जब भी हम बात कर रहे थे, हमारे जो लोग हैं यहाँ पे, जो इन्होंने किताब के अंदर लिखे हुए हैं, जो आईटी के लोग हैं, जो मान लो कि सफाई सुथराई वाला मामला, ये वाले सारे लोग जो काम कर रहे हैं हमारा है, ये जो इनकी बात कर रहे हैं। लेकिन एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या है? सम टाइम हम कोई प्रोजेक्ट पकड़ते हैं और प्रोजेक्ट को बाहर से कंप्लीट करवाते हैं। आप एक वर्चुअल टाइप की ऑर्गेनाइजेशन पकड़ी कर रहे हो, मान लो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हो, कुछ काम आप खुद करते हो, कुछ बाहर से करवाते हो, काम बढ़ गया है, आप बाहर के सॉफ्टवेयर से किसी सॉफ्टवेयर मान लो कि जो भी वो है स्पेशलिस्ट है, उससे आप करवा रहे हो, मेरे बच्चे डेफिनेटली आप उनके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। ये कुछ सपोर्ट स्टाफ एक्सटर्नल भी होता है। खैर लो बेटा, अब इसने 6 तरह की ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ़िगरेशंस बताई, और ये हम पढ़ के हैं, अभी ये पढ़ लिया है, जस्ट अभी मैं आपको दोबारा बताने लगा हूं। कहते हैं जहां पे तो ये स्ट्रांग होते हैं, जहां पे ये हमारा स्ट्रेटेजिक लेवल, स्ट्रेटेजिक अपेक्स स्ट्रांग होता है, इसको हमने कहा था एंटरप्रेन्योरियल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और ये सिंपल स्ट्रक्चर है, डेफिनेटली ये हम पहले पढ़ गए हैं। एंटरप्रेन्योरियल सिंपल स्ट्रक्चर होता है, जहां पे ये स्ट्रांग हो वो सिंपल स्ट्रक्चर होता है, कोई ज्यादा वो नहीं है, यही सारे फैसले कर रहे होते हैं। और जहां पे मान लो ये लोग स्ट्रांग हो, ये लोग क्या है? वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए प्रोसीजर डिफाइन कर रहे हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं। और हमने ये पढ़ा है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो रूल्स एंड रेगुलेशन में जकड़ी होती है, उसको क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी। तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बना रहे हैं? ये टेक्निकल लोग। इस जहां पे ये स्ट्रांग हो, हम कहते हैं यहां पे ब्यूरोक्रेसी है। और कौन सी? मशीन ब्यूरोक्रेसी। मशीन ब्यूरोक्रेसी, जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक इनके कहे रूल्स एंड रेगुलेशन चलेंगे, जहां पे ये स्ट्रांग हो। उसके बाद कहता है कि कुछ जगहों के ऊपर ये लोग भी स्ट्रांग होते हैं। ये भी हमने डिस्कस कर लिया, स्कूल हैं तो वहां के टीचर हैं, हॉस्पिटल हैं वहां के डॉक्टर हैं, ये मोस्टली लोग प्रोफेशनल्स होते हैं, ये प्रोफेशनल लोग होते हैं। जैसे यहाँ पे टीचर की बात कर लो, फर्म्स के चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर लो, फलानी जगह के ऊपर इसकी बात कर लो, लॉयर फर्म है तो लॉयर की बात कर लो, ये मोस्टली लोग प्रोफेशनल होते हैं। इसलिए इसका नाम मशीन ब्यूरोक्रेसी नहीं रखा है, इसका नाम प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी रखा है। ये प्रोफेशनल्स के यहाँ पे रूल्स चलते हैं, ये जो लोग हैं ये डोमिनेट होते हैं, इनके कहने के ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशन चल रही होती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कुछ जगहों के ऊपर ये मिडिल लाइन मैनेजमेंट जो है ये भी स्ट्रांग होती है। और जहां पे ये स्ट्रांग होंगे, हम कहेंगे ये डिविजनलाइज्ड फॉर्म है या डिविजनलाइज्ड स्ट्रक्चर है, जहां पे मिडिल मैनेजमेंट स्ट्रांग होगी। क्योंकि जब आप ऑर्गेनाइजेशन को डिवीजन में स्ट्रांग डिवाइड करोगे, वहां पे ये लोग स्ट्रांग हो जाएंगे। और फिर कुछ जगहों के ऊपर ये सपोर्ट स्टाफ स्ट्रांग होता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। अगर आप बाहर से कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाते हो, उनसे बनवाते हो, आप उनके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो आपका काम करके देंगे तो आगे आप काम करोगे। तो कुछ जगहों के ऊपर ये भी स्ट्रांग हो जाते हैं, इनको हम कहते हैं ये स्पोर्ट्स स्टाफ। और जहां पे ये स्पोर्ट्स स्टाफ स्ट्रांग हो रहा होगा, इसको हम कहते हैं एडवोकेसी। तो यही बातें बेटा, सिंपल स्ट्रक्चर। वैसे उसको देखो, जहां पे स्ट्रेटेजिक अपेक्स स्ट्रांग हो, मशीन ब्यूरोक्रेसी जहां पे टेक्नो स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो, प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी जहां पे कोर हमारा जो ऑपरेटिंग कोर है वो स्ट्रांग हो, डिविजनलाइज्ड स्ट्रक्चर जहां पे मिडिल मैनेजमेंट स्ट्रांग हो, एडवोकेसी जहां पे हमारा सपोर्ट स्टाफ स्ट्रांग हो, मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पे कोई भी स्ट्रांग नहीं होता, सब मिलकर टीम की तरह काम कर रहे होते हैं। मेन मकसद होता है मिशन को कंप्लीट करना है। ये मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की काम ही होती है।
जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, या वैसे कोई मकसद कंप्लीट करने के लिए होते हैं ना, जैसे वैसे ही कोई फलाही इदारे हैं उस तरह के हो सकते हैं, या वैसे जो खास मकसद के लिए कुछ उन्होंने वो बनाई होती है, कुछ टीम्स बना के किसी मुल्कों में भेज रहे होते हैं, चाहे वो मिशनरी स्कूल ही क्यों ना हो, या मिशनरी कोई और वो क्यों ना, कैथोलिक टाइप के जो लोग हैं इनका ही क्यों ना हो, लेकिन बहर ये मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सबका मकसद क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का मकसद अचीव करना। जैसे खुदा ना खासा कोई सलाब आ जाता है, आप देख रहे होते कि हमारे बड़े सारी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज हैं, या अल खिदमत वाले हैं, फलाने हैं, उनके जमात दावा वाले हैं, वो फौरन से निकल पड़ते हैं वहां पे। और जब वो सारी टीम जा रही होती है, उनका सरबराह भी साथ जा रहा होता है, मान लो अगर वो भी है, अगर उसके सामने किसी बंदे का नुकसान हो रहा है, वो ये नहीं कह रहा होगा अपनी टीम को तुम लोग काम करो, नहीं, वो खुद भी बीच में कूदा होता है। आप अब्दुल सत्तार रेजी साहब की एग्जाम्पल ले लो, मिशन था, फलाहे लोगों की फलाह बहबूद का काम करना है, इंसानियत की भले का काम करना है, वो ऑर्डर नहीं खाली किया करता था, आपके सामने उसका मिशन था, मैंने ये करना है, खुद भी बीच में इन्वॉल्व था, खुद भी काम किया पहले, बल्कि खुद आगे बढ़ के वो काम किया करता था। तो ये मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं। तो ये मेरे बच्चे, इसको आपने अच्छी तरह पढ़ लेना है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर के अंदर तो अगर हम देखें तो शायद एग्जामिनर भी इन दो टॉपिक्स के ऊपर, मिन्सबर्ग और जो हमने इसको डिस्कस किया है, जो हमारा इससे पहला टॉपिक था उसका बर्न्स एंड स्टार्कर का, बेटा वहां पे आके रुक जाता है। इसलिए इस बर्न्स एंड स्टार्कर को और ये मिन्सबर्ग को चैप्टर नंबर 3 के लिहाज से अच्छी तरह कर लेना है। बाकी भी करना है, नो डाउट, आपने बाकी भी करना है। तो इंशाल्लाह बेटा हमारा आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम सैटरडे को इंशाल्लाह इसका टेस्ट लेंगे। सैटरडे मैं कह रहा हूँ अच्छी तरह तैयार करके दो, और जब इंशाल्लाह एक दफा हमारा एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद देखिएगा इंशाल्लाह आपके टेस्ट थोड़ी से ज्यादा बढ़ा देंगे, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है। तो फिलहाल जरा थोड़ा सा हम ये कह रहे हैं कि इसको तैयार करके इंशाल्लाह सैटरडे को एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होगा पूरे कंप्लीट चैप्टर का। और बाकी वही बात, कल जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, किसी बच्चे के अगर कोई ड्यूज हो बेटा आज वो कर लें, तो शायद आज उन बच्चों को वो रिमूव कर देंगे जिनके ड्यूज पेंडिंग होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।